वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर टुडे केमिस्ट्री क्लास। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सॉलिड कैटलिस्ट की, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालाइसिस पढ़ा था, उनकी थ्योरी डिस्कस की थी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसकी, सॉलिड कैटलिस्ट की। और सॉलिड कैटलिस्ट हमने कहाँ यूज़ किए थे, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में। जैसे फर्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब होगा, देखो, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो एक तो रिएक्शन कराई जाए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के एब्सेंस में कराई जाए और फिर वही रिएक्टेंट को लेकर प्रोडक्ट बनाए जाएं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लेके जाओगे तो इसमें कैटलिस्ट का अहम रोल है कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। यानी कि मैं ये कहूँगा एक्टिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज दी स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या करेगा कैटलिस्ट, क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा स्पीड को ये इंक्रीज कर देगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन नियरली अप टू 10 की पावर 10 टाइम्स। इससे कम भी हो सकती है, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट जुड़ के रिएक्शन की स्पीड इवन 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ा सकता है। जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि सपोज हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ये वाटर बनाती है। अब अगर यहाँ कैटलिस्ट नहीं है, एब्सेंस है कैटलिस्ट की, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, ये बहुत लंबा समय लेती है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट का मतलब ये कि कोई फाइनाइट टाइम में पूरी नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। अब अगर इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, जैसे प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज़ किया जाए, पीटी है, प्लेटिनियम मेटल है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो जाए, तो ये रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम पीरियड में पूरी हो जाएगी और रिएक्शन की स्पीड भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है सॉलिड कैटलिस्ट का। सेकंड हम देखेंगे उसके बाद, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिफिसिटी। सेकंड कैरेक्टर इसमें स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक होता है, हर रिएक्शन का कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है। और कोई एक रिएक्टेंट जो एक कैटलिस्ट में यूज़ कर लिया गया, हम ये नहीं कह सकते कि उसी कैटलिस्ट को 10 बाकी की और जो रिएक्शन है या और जो इतनी भी रिएक्शन है उनमें सब में हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा स्पेसिफिसिटी होती है कि जो सब्सटेंस कैटलिस्ट यूज़ होता है किसी रिएक्शन में, वो सभी रिएक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए गिवन कैटलिस्ट which can catalyze a chemical reaction, which can catalyze a chemical reaction cannot be used to catalyze many another reaction। मतलब जो एक कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, वही कैटलिस्ट आप सभी रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ये नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हमने आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया है और यहाँ जैसे अमोनिया बना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, ये आयरन कुछ और बहुत सारी रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। यानी कि हर अपने अलग अलग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं। अब यही कैटलिस्ट बाकी की रिएक्शन में थोड़ी है, वह सभी में यूज़ हो जाएगा, तो स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा है सेलेक्टिविटी।
सेलेक्ट किया जाना। देखो क्या होता है कि एक ही तरह की रिएक्टेंट यूज़ करके कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करें तो प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट सेलेक्ट करता है किसी रिएक्टेंट को किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसको हम सेलेक्टिविटी बोलेंगे। या मैं ये कहूँगा कि एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनना है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और अगर यहाँ कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, जैसे कैटलिस्ट अगर आप कॉपर यूज़ करते हो, कैटलिस्ट इफ़ कॉपर इज यूज्ड, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये। और अगर दूसरा एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करके हाइड्रोजन गैस ही इसमें रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया जाए, जैसे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये अगर कैटलिस्ट यूज़ कर लिया जाता है तो मैं इसमें अब कहूँगा कि अब प्रोडक्ट मिथेनॉल बनेगा। अब प्रोडक्ट बना है इसमें मिथेनॉल CH3OH, यानी कि इसमें देखोगे कॉपर कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट ये है तो फॉर्मेल्डिहाइड, कैटलिस्ट बदल दिया, रिएक्टेंट सेम रखे, देखो यहाँ भी CO हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, तो इसमें प्रोडक्ट अब मिथेनॉल बना। तो ये कैटलिस्ट डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनाना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर कैटलिस्ट यूज़ कर लिया जाता है यहाँ पे निकल अगर कैटलिस्ट यूज़ कर लिया जाए तो फिर प्रोडक्ट इसमें बनेगा जी मीथेन। तो आप देख रहे हो इसमें कि कैटलिस्ट के बदल जाने से सेम रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको कौन सेलेक्ट करेगा? कैटलिस्ट सेलेक्ट करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनाने हैं। अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करोगे सेम रिएक्टेंट के लिए तो अलग अलग ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए? सॉलिड कैटलिस्ट के लिए, जिसको हम हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में पढ़ के आए हैं। अब हमारा टॉपिक है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हम नेक्स्ट सीखेंगे, इसमें कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है जियोलाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। मोस्टली एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। अब जियोलाइट्स होते क्या हैं? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी इनको बोलते हैं। जियोलाइट्स आल्सो नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। कई बार तो बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आर जियोलाइट्स कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट? जियोलाइट को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? अब सेलेक्टिविटी का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स में सेलेक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है। अब देखो भाई, जो जियोलाइट्स हैं, जियोलाइट्स जो होते हैं ना एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट्स को ही जियोलाइट्स बोलते हैं। और इनका फार्मूला होता है विद फार्मूला MX/N, और इसमें कुछ एल्यूमिना के मॉलिक्यूल्स होते हैं, Al2, X नंबर ऑफ इसमें एल्यूमिना के मॉलिक्यूल हैं, ये सिलिका के मॉलिक्यूल हैं, SiO2, Y नंबर ऑफ, और इसमें Z नंबर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये Z है भाई यहाँ पे, दिस इज Z, यानी कि X एल्यूमिना के मॉलिक्यूल हैं, Y सिलिका के और Z वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जिसमें जो ये मेटल है N, यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज है, N इज चार्ज ऑन एनी मेटल,
यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, M जो है मेटल, इस पे N प्लस चार्ज है। जैसे कि अगर कह दिया कि भाई Na प्लस है और इसमें कैल्शियम है या पोटेशियम है, तो जैसे इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें ये जो Z दिखा रखे हैं, Z वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, Z वाटर मॉलिक्यूल्स एल्यूमिना सिलिकेट के साथ प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रेटेड स्टेट में हम ये कह सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि एक बार इसको समझना, जो जियोलाइट्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सपोज भाई ये कोई जियोलाइट है, सपोज ये कोई जियोलाइट का मॉलिक्यूल है, और जियोलाइट के मॉलिक्यूल की जो सरफेस होती है ना, ये जो सरफेस है, इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कोई जियोलाइट है, और जो जियोलाइट है मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सरफेस पे छोटे छोटे क्या दिखा रखे हैं, दीज आर पोर्स, समझाने के लिए बनाए हैं। और इन पोर्स में वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। जैसे यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्स होंगे, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं। जैसे यहाँ दिखा रखे वाटर के मॉलिक्यूल, दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इनमें वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। और जो ये पोर्स हैं, ये पोर साइज जो है, पोर का साइज की अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर इस रेंज में होते हैं। ये आपका जियोलाइट्स है, जैसे मैंने दिखा दिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जियोलाइट की। इस जियोलाइट में छोटे छोटे क्या होते हैं, दीज स्मॉल, जैसे ग्रीन सर्कल मैंने बना रखे हैं, दीज आर स्मॉल पोर्स, किसकी सरफेस पे हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ जियोलाइट, जो जियोलाइट की सरफेस है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं। और इन पोर्स में वाटर के मॉलिक्यूल फंसे होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं। और इन पोर का साइज जो है, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज दी पोर साइज 260 to 740 पिकोमीटर। अब होता क्या है कि जैसे आप जियोलाइट्स को हीट करोगे तो ये जो कैविटी हैं, कैविटी किसको मैं बोल रहा हूँ, पोर को, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं, जैसे ही हम जियोलाइट को हीट करेंगे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, इसके सरफेस से बाहर चले जाएंगे, और ये जो पोर्स हैं खाली हो जाएंगे, यानी कि कैविटी बनी हुई है। अब ये जो जियोलाइट्स है ना, क्या करेगा, इन पोर्स में रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं कह रहा हूँ जियोलाइट जो इसकी सरफेस पे पोर्स हैं, इन पोर्स में वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ही हम जियोलाइट को हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चले जाएंगे और ये कैविटी खाली हो जाएंगी। ये सरफेस के ऊपर हैं कैविटी, ये पोर्स। तो अब ये जो पोर्स अगर खाली हो गए, कैविटी जो जियोलाइट की सरफेस पे प्रेजेंट है, ये अब अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट को कैटालाइज करके किस में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में बदलेंगे, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो ये जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं यही हमें लिखनी है। अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे पोर का साइज़ मैंने लिखा है जी 260 से लेके 740 पिकोमीटर तक, इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, कहीं बुक में लिखा होगा 200 से 740 पिकोमीटर भी लिखा हो सकता है। तो अब क्या होगा कि इस रेंज के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही पोर के अंदर जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि कोई रिएक्टेंट है भाई 740 पिकोमीटर से बड़े साइज़ का रिएक्टेंट इन पोर्स के अंदर नहीं जा सकता, मतलब इतने साइज़ के रिएक्टेंट ही पोर के अंदर जाएंगे, क्योंकि पोर का साइज़ है 740 पिकोमीटर से बड़े रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पोर के अंदर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो जियोलाइट हैं 740 पिकोमीटर से बड़े रिएक्टेंट को कैटालाइज नहीं कर सकता। यानी कि इस रेंज में अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, इतना उनका साइज है, तब ये इनके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बन के बाहर तभी आ पाएगा जो इस पोर की साइज़ की रेंज में होगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट का साइज़ भी 740 से बड़ा है तब भी वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इतने रेंज में ही रिएक्टेंट हों और इसी रेंज में प्रोडक्ट बनेगा, तभी जियोलाइट्स आप यूज़ कर पाओगे। तो इसीलिए इनको सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी
साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट, पोर के साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, रिएक्टेंट का जो साइज है ना इसी रेंज में हो, रिएक्टेंट का साइज और शेप के बेस्ड पे ही ये रिएक्शन होगी जियोलाइट्स के अंदर सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद। इसीलिए इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी रिएक्टेंट के साइज और शेप पे। डेट वाई इट इज नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि जो जियोलाइट्स हैं, जियोलाइट्स क्या हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जिसका ये फार्मूला है, और इसको भी आगे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा अब कि हम जियोलाइट्स को क्या बोलेंगे। भाई जियोलाइट्स जो हैं है वो स्मॉल पोर्स, पोर्स जैसे कि किस रेंज में 260 to 740 पिकोमीटर, इन विच water molecules are trapped, water molecules are trapped, and on hitting these zeolites water molecule are removed, water molecules are removed, and now zeolites can adsorb reactant molecules on its surface and reactant molecules can only having particular size and shape can be adsorbed. So these zeolites are called shape selective catalyst, shape selective catalyst, इसीलिए हम इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। अब जो ये जियोलाइट्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जियोलाइट्स यूज़ कहाँ होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है जियोलाइट्स का। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जियोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एक जियोलाइट का मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ZSM5, इसको बोलते हैं जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5, मोलिकुलर पोरोसिटी 5। ये जो जियोलाइट्स मैंने बताया कि कहाँ यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल है, जैसे ये इस तरह के कंपाउंड बनाए जाते हैं। अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स, अल्कोहल से होती हैं ROH। अल्कोहल्स को ZSM5 है, ये गैसोलाइन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। गैसोलाइन जैसे कि पेट्रोल हैं, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन इनको बोल सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, ये इस तरह के कंपाउंड बनाने के लिए इसमें यूज़ किए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि पेट्रोल क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, गैसोलाइन क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो ये था हमारा टॉपिक जियोलाइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाई एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट ही होते हैं। एंजाइम एक तरह के क्या होते हैं, कैटलिस्ट। देखो हम क्या पढ़ के आए हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जाता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जाता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं।
कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। तो यहाँ तो केमिकल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जाता है, तो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे लिविंग बींग्स हैं, जैसे लिविंग बींग्स में आगे आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स और एनिमल में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें, तो जो केमिकल रिएक्शन लिविंग बींग्स में होती है उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और देखो बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इसको मैं यहाँ बताता हूँ कि जो रिएक्टेंट होता है ना उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ रिएक्टेंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सबस्ट्रेट। तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला जाएगा, तो है ये बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन यहाँ थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, कैटलिस्ट यूज हुआ। यहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ और प्रोडक्ट में बदलेगा, तो यहाँ बायो कैटलिस्ट यूज होगा। अरे है कैटलिस्ट ही, बट बायो कैटलिस्ट लिविंग बीइंग में यूज हो रहा है, तो इसको बायो कैटलिस्ट बोल दिया, इनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोल दिया। तो बायो कैटलिस्ट क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ एंजाइम्स को। ये बातें समझने के बाद अब हम एंजाइम को डिफाइन कर सकते हैं। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट which catalyze biochemical reactions। एंजाइम्स क्या हैं, बायोकैटलिस्ट हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल है, जैसे सपोज ये आपका कोई भी लिविंग सेल है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं किसी भी सेल का। ये कोई लिविंग सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें होंगी, तो बहुत सारे क्या यूज़ करने पड़ेंगे, बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ऐसा माना जाता है एक्सपेरिमेंटली कि एक सेल में नियर अबाउट 3000 बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब इतने एंजाइम्स भी यूज़ होंगे, क्योंकि हर स्टेप के लिए मोस्टली ईच स्टेप यूज सम एंजाइम, कि अलग अलग जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो स्टेप्स यूज़ होते हैं उसमें क्या यूज़ होते हैं, एंजाइम्स यूज़ होते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि एंजाइम्स के बगैर लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है आपके पास जैसे एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर यहाँ हमने एंजाइम यूज़ कर लिया जाइमेज। जाइमेज क्या है, एंजाइम है यानी कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। ये जाइमेज क्या करेगा, इस ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बदल देगा। तो ये जाइमेज ने इसको इन प्रोडक्ट में अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे आपके पास माल्टोज है C12H22O11, ये आपके पास एक शुगर है, जैसे इसको मैं कह रहा हूँ कि माल्टोज एक शुगर है वाटर की प्रेजेंस में। और अगर यहाँ एंजाइम यूज़ होता है माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता है C6H12O6।
ये है वो ग्लूकोज। जैसे एक मॉलिक्यूल माल्टोज का वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज के। और एग्जांपल देख लो, जैसे सुक्रोज है C12H22O11, ये है सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हाइड्रोलाइसिस होती है वाटर के साथ तो यहाँ एक एंजाइम यूज़ होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। सपोज ये ग्लूकोज है प्लस C6H12O6, सपोज ये फ्रुक्टोज है भाई। तो ये जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हैं किसके, बायोकेमिकल रिएक्शन के। और यहाँ ये जाइमेज एंजाइम, यहाँ माल्टेज एंजाइम, यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम जैसे यहाँ पे यूज़ होता है। अब जो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं कैटलिस्ट के, जो कि केमिकल रिएक्शन में, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसकी, एंजाइम्स की। क्योंकि है तो ये कैटलिस्ट ही बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको एंजाइम भी आप बोलोगे। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंजाइम्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट है जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी आपने कैटलिस्ट के लिए भी पढ़ी थी, ये भी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में यूज़ हो गया तो वो हर तरह की रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैंने अभी पीछे लिखा था कि ये जैसे सपोज सुक्रोज है C12H22O11, तो सुक्रोज अगर आपके पास है, सुक्रोज को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम कौन सा खर्च होता है, इन्वर्टेज एंजाइम हमारा यूज़ होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम हमारा यूज़ होता है और ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। सपोज ये आपका हो गया ग्लूकोज और ये है जैसे फ्रुक्टोज। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ही कैटलाइज कर सकता है, तो स्पेसिफिक है ये। अगर सुक्रोज की जगह देखो फार्मूला ये है आपका पास C12H22O11, C12H22O11 यही फार्मूला होता है माल्टोज का। तो मैंने अगर रिएक्टेंट बदल दिया, यहाँ पे माल्टोज लिया, तो अब इन्वर्टेज एंजाइम इसको कैटलाइज नहीं कर सकता। इन्वर्टेज एंजाइम स्पेसिफिक है सिर्फ सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने के लिए। माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करना है तो इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, माल्टेज एंजाइम यूज़ होगा। और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है C6H12O6। इसके अंदर बदल देगा किसकी प्रेजेंस में, वाटर के साथ। जैसे अभी आपको बताया है हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ भी वाटर में यूज़ करूँगा इस रिएक्शन में भी। तो हर रिएक्शन में या हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक हैं। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम इस रिएक्शन में यूज़ कर लिया, ऐसा थोड़ी है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है सभी के लिए यही यूज़ किया जाएगा। तो स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर हम देखेंगे इसमें एफिशिएंसी। ये भी कैरेक्टर हमने कैटलिस्ट के लिए डिस्कस किया था। अब है तो ये भी कैटलिस्ट बट बायो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम जो है ना रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये मैं कहूँगा द स्पीड ऑफ एनी बायोकेमिकल रिएक्शन कैन इंक्रीज अप टू 10 की पावर 20 टाइम्स। और जैसे कैटलिस्ट में लिखा था इवन 10 की पावर 10 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। तो एंजाइम्स और कैटलिस्ट में कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुए, एंजाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक कंपाउंड होते हैं अमाइड। अमाइड को अगर हाइड्रोलाइज करना हो, हाइड्रोलाइसिस अगर इसकी करनी हो लैब के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा अल्कली की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली।
यानी कि अगर अमाइड को हाइड्रोलाइज करना है लैब के अंदर, तो इन अमाइड को हीट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, तब जाके ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे। ये तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर की बात। अब क्या होता है कि प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन वर्ड सबने सुन रखा है, प्रोटीन के अंदर भी अमाइड लिंकेज होती है और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में ईजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी कि अगर यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में करानी हो तो रिएक्शन फास्ट है, और यही रिएक्शन अगर अमाइड को हाइड्रोलाइज्ड करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा अल्कली की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है किसकी? एंजाइम की। यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है? बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एफिशिएंसी या उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी या एक्टिव होगा एंजाइम। क्योंकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एंजाइम किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे एक्टिव रहेगा या ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, जिस पे वो काम पर कर पाएगा इजीली, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। और पीएच क्या होती है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एक ऐसी पीएच जिस पे एंजाइम क्या होंगे? एफिशिएंट होंगे, एक्टिव होंगे, उनको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच एंड बोलते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के लिए ना 37 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम किसी पार्टिकुलर रिएक्शन को इजीली कैटेलाइज कर सकते हैं। और पीएच क्या? 7.4 पीएच। तो ये दो बेस्ट कंडीशन है एंजाइम के काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि 7 पीएच पे 6.8 पीएच पे एंजाइम काम नहीं करेंगे, बट ये मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए, उनकी वर्किंग के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स। अब जो एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला जाता है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम्स यूज़ करते हैं। एंजाइम्स जो यूज़ होंगे ना वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होंगे, मतलब बल्क में नहीं यूज़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करनी पड़ेगी। बहुत थोड़ा एंजाइम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके प्रोडक्ट में बदल सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारी बॉडी में CO2 का बैलेंस कौन मेंटेन रखता है? एंजाइम है कार्बोनिक हाइड्रेज एंड एनहाइड्रेज। जैसे ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होती है CO2 और H2O में, यानी कि बॉडी में CO2 का लेवल ऐसे ही मेंटेन होता है। जब CO2 की कमी हो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और H2O में, और अगर जब बॉडी में CO2 ज़्यादा हो तो ये वाटर के साथ जुड़ के H2CO3 में बदल जाएगी। ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करना हो, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हो, देखो इसमें से वाटर चला गया, वाटर गया तो CO2 बच गई। तो यहाँ एंजाइम यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं, और अगर इसको कंबाइन करके इसमें बदलना है तो यहाँ एक एंजाइम यूज़ होता है कार्बोनिक हाइड्रेज। तो मैं कह रहा हूँ कि इन एंजाइम्स की बहुत थोड़ी क्वांटिटी ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक सिंगल मॉलिक्यूल 36 मिलियन मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड को कैटलाइज कर सकता है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैन कैटलाइज दी 36 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बहुत थोड़ी अमाउंट में यूज़ होता है। सिंगल मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे एंजाइम्स की, एंजाइम में एक्टिवेटर्स एंड एंजाइम्स इनहिबिटर यूज होते हैं। नेक्स्ट है
एंजाइम एक्टिवेटर्स, इनको कोएंजाइम्स भी बोला जाता है, कोएंजाइम्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स, या इनको पॉइजन्स भी बोला जाता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो क्या होता है कि जो एंजाइम, एक तो मैंने बताया कि एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं, और दूसरा बताया कि एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम एक्टिवेटर्स क्या है कि वो सब्सटेंस हैं जो एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। दो सब्सटेंस which increase the efficiency of enzymes, जो एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम एक्टिवेटर्स बोलेंगे, या इसको मैंने बताया कि को एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट जिसको मैं नॉन प्रोटीन बोलूँगा, जैसे कि विटामिन हो सकते हैं या कोई और अलग दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है। तो प्रोटीन के साथ जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ा हो तो उन नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एंजाइम एक्टिवेटर्स हैं, या उनको हम एंजाइम एक्टिवेटर्स की जगह को एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। इनका क्या काम होगा? ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जैसे विटामिन अगर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा ना, तो ये एंजाइम की काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो इनको हम बोलेंगे एंजाइम एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम। दूसरे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की एफिशिएंसी को कम करेंगे, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या हैं? आर दोज सब्सटेंस या दोज कंपाउंड्स विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। ऐसे कंपाउंड जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिटर्स बोलेंगे, या एंजाइम्स इनहिबिटर्स की जगह इनको एंजाइम्स पॉइजन्स भी बोला जाता है। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी। अब हम सीखेंगे इसके बाद, जो एंजाइम का हमारा टॉपिक चल रहा है, एंजाइम का मैकेनिज्म सीखेंगे, भाई एंजाइम काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम का एक्शन हम देखेंगे कि एंजाइम काम कैसे करेगा, हाउ एंजाइम्स वर्क्स, या हम ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म होता है, पाथ देखते हैं कैसे एंजाइम काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखेंगे भाई। तो देखो क्या होता है कि मैकेनिज्म जिसके ऊपर बेस्ड है एंजाइम का एक्शन, इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है, इस मैकेनिज्म के ऊपर एंजाइम का एक्शन हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे। तो किस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है? लॉक एंड की मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब देखो आप समझोगे एक बार, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स को मैंने बताया कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। अब स्पेसिफिक क्यों होते हैं इसका मतलब समझना। एंजाइम्स जो होते हैं ना, इनकी एंजाइम्स के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। एंजाइम्स के पास क्या होते हैं? कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। इन एक्टिव साइट्स को कैविटी भी बोलते हैं। तो इन कैविटी में क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एक्चुअल में।
इन एक्टिव साइट्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे COH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, कंबाइन विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट किसको बोल रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट को। मैं कह रहा हूँ एंजाइम्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक नेचर होता है, उनमें कुछ एक्टिव साइट होते हैं जिसको कैविटी बोलते हैं, और इन एक्टिव साइट में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे इस तरह के। और ये फंक्शनल ग्रुप, ये एक्टिव साइट क्या करेंगी, कंबाइन विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है फाइनली एंजाइम के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो जो प्रोडक्ट है और एंजाइम वो अलग अलग हो जाएंगे। अब वही एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट को, यानी कि जो इसमें यूज़ हुआ था, उसको फिर कैटेलाइज करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कोई पार्टिकुलर लॉक है, कोई पार्टिकुलर, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ताला जो है किसी भी चाबी से खुल जाएगा। कोई जो पार्टिकुलर लॉक है उसके लिए कोई पार्टिकुलर की चाहिए, कोई चाबी चाहिए। ऐसे ही जो एंजाइम्स हैं इनकी जो कैविटी है या एक्टिव साइट हैं, इन कैविटी या एक्टिव साइट में कोई पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव साइट या कैविटी में कोई भी सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। तो जैसे एक पार्टिकुलर लॉक किसी पार्टिकुलर की से, पार्टिकुलर ताला किसी पार्टिकुलर चाबी से खुलेगा, ऐसे ही किसी पार्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कोई पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आगे उसके साथ जुड़ जाएगा। डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एंजाइम्स में कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम्स हैव सम एक्टिव साइट्स। देखो भाई, जैसे मैंने कह दिया, सपोज ये आपके पास कोई एंजाइम है, सपोज ये कोई एंजाइम आपके पास है, दिस इज एनी एंजाइम, ये कोई एंजाइम होता है आपके पास। और एंजाइम में ये जो हैं, ये मैंने क्या दिखा रखी हैं, ये कैविटी हैं। कैविटी को मैंने क्या बोला, एक्टिव साइट हैं। अब इन एक्टिव साइट में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होते हैं कुछ, जैसे कि लास्ट वाले पेज पे मैंने बताया है। अब क्या है, ये एंजाइम है भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये कोई सबस्ट्रेट है, सपोज ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट तो इसके अंदर फिट हो जाएगा अगर ये एग्जैक्ट जो इसकी दिखा रखे हैं शेप, जो सबस्ट्रेट की शेप है, ये इन कैविटी के अंदर एग्जैक्टली अगर फिट हो जाती हैं तब तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि इस तरह का सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। जैसे मैं अगर इनको जोड़ूं तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास एंजाइम था, ये एंजाइम की एक्टिव साइट थी, और इन एक्टिव साइट्स के साथ जैसे इन एक्टिव साइट के साथ ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि इस सबस्ट्रेट की जो साइट थी वो एंजाइम की एक्टिव साइट में एग्जैक्टली फिट हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या ये अगर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता, कि ये अगर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता तो ये इसके साथ जुड़ नहीं पाता, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट में वही सबस्ट्रेट फिट हो पाएगा जिसके
इसकी कैविटी के साथ इस सबस्ट्रेट की शेप कुछ मिलती जुलती हो, तो ये तो हो गया कोई लॉक, और ये होगी कोई पार्टिकुलर की, ये एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, ये इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा। तो कोई पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही इनएक्टिव साइट में जुड़ पाएगा, तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी, कौन सी, बायोकेमिकल रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट अब एंजाइम के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहेगा, तो अब ये दोबारा एंजाइम जो ये था आपके पास, ये जो एंजाइम था और जो प्रोडक्ट बना, ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम की टेंडेंसी है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने की, इसकी टेंडेंसी प्रोडक्ट के साथ नहीं है जुड़ने की, तो ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो एंजाइम यहाँ बनेगा, फिर वो दोबारा फिर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के कैटलाइज करेगा, प्रोडक्ट में बदल देगा, और इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रोसेस होती कैसी है कि देखो कि मैंने आपको बताया है, पहले एंजाइम जो है, ये एंजाइम है, एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्सेबल भी होती है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को बोला जा रहा है, कम्प्लेक्स बनेगा, और फाइनली ये किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये जो ES कम्प्लेक्स है, ES कम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, फिर यहाँ बनाएंगे ये EP कम्प्लेक्स बनाएंगे, या एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन होगी, एंजाइम प्रोडक्ट की एसोसिएशन है, और फिर ये पार्टिकुलर क्या होंगे कि अलग अलग हो जाएंगे, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, E फॉर एंजाइम, P फॉर प्रोडक्ट। अब ये जो एंजाइम है ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के जाके फिर साथ जुड़ेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब देखो ये एक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया सरफेस केमिस्ट्री का। नेक्स्ट पोर्शन जो हम शुरू करेंगे, अब वो नया टॉपिक आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कोलोइड्स पढ़ेंगे या कोलोइडल स्टेट पढ़ेंगे मैटर की, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कोलोइडल स्टेट मैटर की हम डिस्कस करेंगे। और तो बने रहिए बेटा कंटिन्यूस, उसके लिए रेगुलर आप लेक्चर देखो और कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि बोर्ड का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, जो सारे ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो इसी को, इन वीडियो लेक्चर्स को इसी पैटर्न में फॉलो करना है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक समझ में आए। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में, और ताकि और वीडियो आप रेगुलर देख पाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।